अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 डैट इज़ अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या जिसको आप जीआईटी भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीआईटी क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। जीआईटी हमारी स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से, जिसको आप मुंह भी कहते हैं। ओरल कैविटी से हमारे पास एक पाइप नीचे की तरफ जाता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, या इसको हम थ्रॉट या गला भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास फर्दर एक पाइप नीचे, वही पाइप नीचे की तरफ जाता है, डैट इज कॉल्ड एसोफेगस। जब हमने रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स नीचे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को आप कहते हैं एसोफेगस और दूसरे को आप कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो वॉइस से निकला है, तो वो हमारी वॉइस को बनाता है और वो आगे जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ट्रेकिया आता है, हमारे पास लंग्स आते हैं, एल्वियोलाई आते हैं, तो वो यहाँ से डिवीजन होना शुरू हो जाती है। बट क्योंकि हम जीआईटी पढ़ रहे हैं तो जैसे ही हम फेरिंग्स से नीचे जाते हैं हमारे पास जो इस तरफ वाला पाइप होता है, इसको आप कहते हैं एसोफेगस। ये जो पाइप है ये खुराक के मूव करने के लिए होता है। एसोफेगस के नीचे की तरफ हमारे पास आता है जनाब स्टमक। इसके साथ साथ हमारे पास लीवर भी होता है, गाल ब्लैडर भी होता है, और स्टमक के नीचे पत्ते की शक्ल का एक एरिया होता है, डैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। लीवर को आप उर्दू में जिगर कहते हैं, गाल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता कहा जाता है, स्टमक को उर्दू में मैदा कहते हैं, पेंक्रियाज को जो है वो लबलबा कहा जाता है। और स्टमक जो है यहाँ से सिक्रीशन हमारी जाती है या फूड हमारी जाती है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के साथ हमारे पास यहाँ से एक एरिया कनेक्ट होता है, डैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टीन। ये जो आपको सराउंडिंग्स में नजर आ रही है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन है, और जो अंदर की तरफ है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन है। लार्ज इंटेस्टीन के इस साइड पे एक एक्स्ट्रा सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का वैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, ये इजाफी ट्यूब होती है, बट अगर इसमें किसी किस्म की सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसमें पेन होना शुरू हो जाता है और फिर इस ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया जाता है। 10 से 15 मिनट की सर्जरी होती है और इस ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, उससे बॉडी में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। बट अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन हमारी पूरी बड़ी आंत में फैलती जाएगी और वहां पे आपको सीवियर किस्म का पेन या मुख्तलिफ इन्फेक्शन के होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी जो खुराक है वो मैदे से छोटी आंत में आती है, छोटी आंत से वो बड़ी आंत से गुजरती हुई वो आती है हमारे पास रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एक ओपनिंग होती है, डैट इज कॉल्ड एनस। वहां से उस खुराक को जाया कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास जीआईटी के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, जबकि जो लीवर है, ये हमारे पास जो लीवर है और ये गाल ब्लैडर है और यहाँ पे ये जो हमारे पास पेंक्रियाज हैं, ये डायरेक्ट जीआईटी के पार्ट नहीं होते, बट ये क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो इसलिए हम इसको जीआईटी के अंदर पढ़ते हैं, बट आप इसको डायरेक्ट पार्ट ऑफ जीआईटी नहीं कहते। डायरेक्ट पार्ट में हमारे पास अगेन मैंने जो आपको बताया है कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम एंड एनस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि जीआईटी को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं। जीआईटी को हम दूसरे लफ्जों में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, या आप इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल इज द अदर नेम ऑफ, तो आपने बताना है कि किसका है, जीआईटी का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, यूरिनरी सिस्टम का है या नर्वस सिस्टम का है। तो ऑप्शन आपके पास आता है जीआईटी सिस्टम। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ या ओरल कैविटी, और कहाँ पे खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। इसके दर्जल पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम एंड एनस। यहाँ से फूड एंटर होती है और इन रास्तों से गुजरते गुजरते हमारे पास एनस में पहुंचकर फूड जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। अब हमने इस पूरे चैप्टर में इन मुख्तलिफ पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स को और इनके फंक्शंस को पढ़ना है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये सिस्टम क्या करता है, जो भी हम खुराक खाते हैं, चाहे लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन तमाम पार्टिकल्स को, उन तमाम फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, उनमें से मौजूद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना, और गैर ज़रूरी चीज़ों को फुजले के ज़रिए से, फेसिस के ज़रिए से बॉडी से खारिज करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। जीआईटी जो है इसकी जो दीवार है उस 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, रेक्टम एंड एनस, इन सब की जो दीवार है उसकी 4 लेयर्स होती हैं, ताकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये प्रोटेक्टेड रह सकें, इन पे कोई भी जरासीम इन्फेक्शन ना कर सके और ये ऑर्गन्स अपना काम अच्छे से कर सकें। अब जो लेयर है मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बना के दिखाई है, अदरवाइज स्टमक में भी यही
लेयर्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी यही होती हैं। तो ये टोटल 4 लेयर्स होती हैं जिनको आप 1 2 3 4 से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहली आपके पास है सिरोजा। सिरोजा जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको सिरोजा कहते हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको मस्कुलरस या मस्कुलर लेयर कहते हैं। उससे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको सब म्यूकोजा कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब एमसीक्यू में वो अक्सर आपसे बात पूछ लेते हैं कि जीआईटी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम है और इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम है। तो आपने याद रखना है कि जो सबसे बाहर है दैट इज सिरोजा, और जो सबसे अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा कहते हैं। देन हमारे पास स्टमक का एक स्ट्रक्चर है कि मैदा जो है, मैंने इसके गिर्द आपको ये चारों दीवारें बना के दिखाई हैं। जहां से मैदा स्टार्ट होता है वहां पे एक उभार होता है दैट इज कॉल्ड फंडस। ठीक है, सबसे पहले जो फूड स्टमक में एंटर होती है वो फंडस में आती है। फंडस के बाद जो मेन एरिया है वो बॉडी है जो कि सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे फूड आती है। और उसके बाद वो फूड जो है वो एक छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पे मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, बट एक बहुत छोटा सा सुराख होता है जिसको हम पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम भी कहते हैं। जब फूड यहाँ पे मिक्स हो जाती है, अच्छे से बारीक ग्राइंड हो जाती है, तो उसके बाद वो स्मॉल होल से गुजरती है और उसके बाद वो कहाँ एंटर हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। तरतीब आपने याद रखनी है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। तो सबसे पहले जब मैदे से खुराक स्मॉल इंटेस्टीन में जाती है तो वो ड्यूडिनम में जाती है, उसके बाद वो ज्यूजिनम में जाती है और उसके बाद वो इलियम में जाती है। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टीन के पार्ट्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ इसके बाद फूड आपके पास लार्ज इंटेस्टीन में जाती है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको अगेन ड्रॉ करके दिखाया है कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको आप म्यूकोजा भी कहते हैं या इसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाहर वाली लेयर को सब म्यूकोजा कहते हैं, उसके बाहर वाली लेयर को मस्कुलरस कहते हैं और सबसे बाहर वाली लेयर को हम सिरोजा कहते हैं। तो ये था जनरल सा इंट्रोडक्शन कि जीआईटी बेसिकली होती क्या है। अब हम आ जाते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है कि व्हाट इज स्वेलविंग या व्हाट इज डेग्लूटेशन। किसी भी तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वेलविंग या डेग्लूटेशन का मतलब होता है खुराक को निगलना। अब खुराक को हम कैसे निगलते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू द फेरिंग्स टू द एसोफेगस एंड इनटू द स्टमक। के फूड सबसे पहले मुंह में जाए, उसके बाद फेरिंग्स में जाए, उसके बाद एसोफेगस में जाए और आखिर में जब वो स्टमक तक पहुंचती है तो इन तमाम स्टेप्स को इकट्ठा करके हम कहते हैं दिस इज स्वेलविंग या निगलना, या इसको आप डेग्लूटेशन भी कह सकते हैं। एमसीक्यू के हवाले से डेग्लूटेशन भी वो आपसे पूछ सकता है। अब हम जब खुराक को मुंह में डालते हैं तो हम सिर्फ उसको चबाते हैं और चबाने के बाद हम खुराक को गले में ले जाते हैं। उसके बाद खुराक ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में नीचे की तरफ मूव करती है। तो कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसा कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारी इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, खुराक को ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ धकेलता है। तो इसके लिए हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, खास तौर पर जो हमारा हाइंड ब्रेन है या सबसे पिछला ब्रेन का पार्ट है, इसके 2 पोर्शन जिसको आप मेडोला या पॉन्स भी कहते हैं, मेडोला ओब्लोंगेटा या पॉन्स कहते हैं। इसके मुख्तलिफ फिर इनके फर्दर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। रेस्पिरेशन में भी हमारा मेडोला ओब्लोंगेटा और पॉन्स, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी जो डाइजेशन है या जो हमारी जीआईटी की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। सेम यही दोनों पार्ट हमारी रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि कौन से ब्रेन के सेंटर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं और जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो वो 2 हैं, डैट इज मेडोला ओब्लोंगेटा और सेकेंड वन है आपके पास पॉन्स, और ये मौजूद होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर, और इन दोनों को इकट्ठे मिला के हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अब जो निगलने का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला जो स्टेप है उसको आप कहते हैं ओरल स्टेज या उसको बक्कल स्टेज भी कहते हैं, मुंह को हम बक्कल भी कहते हैं। सेकंड स्टेज को हम फेरेंजियल स्टेज कहते हैं और थर्ड स्टेज को हम एसोफेजियल स्टेज कहते हैं। इसमें से जो पहली स्टेज है वो इरादी है, जिसको आप वॉलेंट्री कहते हैं, यानी कि हमारी मर्जी होती है तो हम मुंह के अंदर खुराक को रखते हैं, हमारी मर्जी नहीं होती तो हम मुंह के अंदर खुराक को नहीं रखते। बट जैसे ही हमारी खुराक मुंह से नीचे की तरफ मूव करती है गले की तरफ, फिर वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो इसलिए नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं, चाहे आपकी खुराक आपके गले में जा रही है चाहे वो एसोफेगस में जा रही है, वहां पर ये स्टेजेस क्या हो जाती हैं, ये दोनों इनवॉलेंट्री हो जाती हैं या गैर इरादी हो जाती हैं। सो एमसीक्यूज में ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब होता है कि जब खुराक मुंह से फेरिंग्स तक पहुंचती है तो उसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। ये एक इरादी स्टेज होती है और ये किस वजह से होती है कि हमारी जो टंग है या जो हमारी ज़बान है वो ऊपर की तरफ
टकराती है जाके, जिसकी वजह से खुराक को धक्का लगता है और खुराक नीचे की तरफ मूव करती है। कभी आपने खुराक को निगलना हो तो आप करके देखिएगा कि जब तक आप ज़बान को अपने ऊपर तालू के साथ नहीं लगाते, ऊपर वाले जो फ्लो आपका रूफ है, मुंह की छत है, उसके साथ आप ज़बान को टच नहीं करते, आप खुराक को पीछे की तरफ या गले में धकेल नहीं सकते। तो यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि खुराक को गले में धकेलने के लिए टंग को या ज़बान को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज आपके पास आती है फेरिंजियल स्टेज। फेरिंजियल स्टेज में फूड जो है वो फेरिंग से अगले पार्ट जो कि एसोफेगस होता है वहां पे मूव करती है और ये स्टेज हमारे इख्तियार में नहीं होती। देन हमारे पास आती है थर्ड स्टेज, जिसको हम एसोफेजियल स्टेज कहते हैं। अब खुराक कहाँ जाती है? अब खुराक एसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर जाती है, तो इस स्टेज को हम एसोफेजियल स्टेज कहते हैं। ये भी गैर इरादी होती है, हमारे इख्तियार में नहीं होती। अब यहाँ पे जब हमने खुराक को एसोफेगस से मैदे में डालना होता है तो दो तरह की फोर्सेस या दो तरह के धक्के यहाँ पे लगते हैं। उन धक्कों को या उन फोर्सेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक वेव्स भी आप कह सकते हैं, यानी कि दो तरह के धक्के लगते हैं। उन धक्कों की वजह से खुराक आपके एसोफेगस से मैदे के अंदर जाती है। अब इन दोनों धक्कों में या इन दोनों वेव्स में या इन दोनों मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। एक को आप कहते हैं प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस और दूसरे को आप कहते हैं सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि जब हम खुराक खाते हैं और वो हमारे एसोफेगस में चली गई, तो एसोफेगस क्या करता है, हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है हमारे एसोफेगस की तरफ, और वो एसोफेगस को कहता है कि एक जोरदार झटका लगाया जाए और मैक्सिमम फूड को स्टमक के अंदर डाल दिया जाए। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस, यानी कि एक ऐसी वेव या एक ऐसी लहर आती है, जो एक ऐसा धक्का लगता है खुराक को, जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑफ द फूड जो है वो हमारे एसोफेगस से हमारे मैदे के अंदर चली जाती है। उसको हम प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जबकि अगर आप किसी भी चीज को धक्का लगाते हैं तो कभी भी रिजल्ट 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि धक्का लगाने के बावजूद एसोफेगस के अंदर थोड़ी बहुत खुराक रह जाती है। सपोज करें आपने जब धक्का लगाया है तो 90% फूड जो है वो एसोफेगस से स्टमक में चली गई है, बट 10% एसोफेगस में रह गई है। तो वो जो 10% एसोफेगस में रह गई है, उसको एसोफेगस से स्टमक में नीचे जाने के लिए एक दूसरा धक्का आता है। उस धक्के को आप कहते हैं सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम फूड को धकेलने के लिए जो फोर्स आती है या जो वेव आती है, दैट इज प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक, और जो रिमेनिंग फूड बच गई है हमारे एसोफेगस में, उसको स्टमक में धकेलने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है या जो वेव आती है, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। अब आपने ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कशिश सकल हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि जब सेब को ऊपर फेंका गया था तो सेब वापस जमीन की तरफ आता है। वजह ये होती है कि जमीन के अंदर एक ऐसी कशिश होती है जो चीजों को अपनी तरफ धकेलती है। सो अगर आप 3 पोजीशंस में है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो लेटा हुआ है, एक बंदा है जो बैठा हुआ है और एक बंदा जो है वो खड़ा हुआ है, तो जो लेटा हुआ बंदा है उसकी पूरी बॉडी पे सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जो बैठा हुआ है उसकी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन जो खड़ा हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो सेंटर है वो जमीन की तरफ है। तो जो बंदा लेट के खुराक खाता है उसकी खुराक देर से डाइजेस्ट होती है, देर से हमारे मुंह से गले से मैदे से छोटी आंत बड़ी आंत और हमारी बॉडी से देर से खारिज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जोर से अटैक नहीं कर रही होती। और जो बंदा बैठा हुआ है उस केस में हमारी जो फूड है वो थोड़ा स्लो या थोड़ा सा फास्ट नीचे की तरफ मूव करती है। बट जो बंदा खड़ा होकर खाना खा रहा है उसकी बॉडी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और वो खुराक तेजी से गले से हमारे मैदे से छोटी आंत बड़ी आंत और फिर हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इस्लाम तो कहते हैं जी खाना बैठ के खाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल है, खाना बैठ के खाना चाहिए। देखिए अगर हम लेट के खाना खाएंगे तो हमारी खुराक बहुत देर से डाइजेस्ट होगी, तो हमें बहुत देर से एनर्जी मिलेगी जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो हम लेथार्जिक रहेंगे, हम थके हुए रहेंगे। और अगर हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो हमारी खुराक बहुत तेजी से हमारी बॉडी से निकल जाएगी और हमें डायरिया हो सकता है और हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होने की बजाय सारी की सारी बॉडी से खारिज हो जाएंगी, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह। तो दरमियानी कंडीशन क्या आती है कि खाना बैठ के खाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो फूड है वो ना तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगी, ना ही बहुत आहिस्ता मूव करेगी, बल्कि दरमियाने तरीके से मूव करेगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव है वो मैक्सिमम फूड को एसोफेगस से स्टमक में डालती है। कितना टाइम लगता है? 8 से 10 सेकंड में हमारी जो मैक्सिमम फूड है वो स्टमक से एसोफेगस से स्टमक में आ जाती है।
इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक पर्सन स्वेलो करता है बोलस, जो फूड आप मुंह में डालते हैं उसको आप बोलस कहते हैं। बोलस का मतलब होता है लुकमा या खुराक, ठीक है। आप फूड भी लिख सकते हैं, आप बोलस भी लिख सकते हैं। अगर एक पर्सन निगलता है लुकमे को इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े हुए हालत में, तो ये मूव करती है स्टमक तक विद इन 5 to 8 सेकेंड। तो देखें, पहले जब हम बैठे हुए थे तो 8 से 10 सेकेंड में हमारी खुराक नीचे की तरफ जा रही थी, जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि खुराक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। जब खुराक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगी तो हम जरूरी चीजों को बॉडी अपने पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो सारी की सारी खुराक हमारी बॉडी से एज सच जाया हो जाएगी और हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सेकंड हमारे पास आती है सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक। If primary peristaltic wave was not able to push all the food from the esophagus to the stomach, अगर जो पहली वेव आई थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो सारी की सारी फूड को स्टमक में पहुंचा दे, तो फिर हमारे पास सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव आती है और ये क्या करती है, जो रिमेनिंग फूड है एसोफेगस से उसको स्टमक में डालती है। बट अगर पहले ही झटके में या पहली ही वेव में या प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक में सारी खुराक हमारी नीचे की तरफ चली गई है तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक की जरूरत नहीं पेश आती। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेजेस में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।